श्रवण कुमार गोस्वामी का लेखक परिचय एवं रचित उपन्यास जंगल तंत्रम की समीक्षा। किसी लेखक का व्यक्तित्व उसके संवेदन से पल्लवित होता है। उस संवेदनशीलता में मौलिकता निहित होती है जिससे उसकी शैली एवं शिल्प स्वतः स्फुरित होते हैं। यह समग्र समाज को झकझोर कर रख देता है। यदि तूफान की भयंकरता और बादलों की गड़गड़ाहट के आने पर सभी अपने घर बंद हो जाएं, तो कौन उस भयंकरता एवं गड़गड़ाहट को देख सकेगा। सिर्फ ध्वनि सुनकर अंदाज़ा लगाने का काल्पनिक प्रयत्न ही होगा, किंतु खुली आँख से देखने पर श्रव्य एवं दृश्य जैसे द्वय माध्यम से करीबी का एहसास सहज स्वाभाविक है। वह अभिव्यक्ति सघन एवं सटीक होगी। श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने समाज को न सिर्फ टटोल कर देखा है, किंतु कुरेद कुरेद कर करीब से अनुभव भी किया है। उन्होंने अपने समग्र कथा साहित्य में हास्य व्यंग्य की डोर के सहारे समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने अपने जीवन के अनुभवों एवं विविध आयामों को अपने कथा साहित्य में संजोया है। इसमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। श्रवण कुमार गोस्वामी जी का जन्म 22 नवंबर 1936 ईस्वी को रांची में हुआ। उन्होंने एमए एवं पीएचडी की डिग्री रांची विश्वविद्यालय रांची से हासिल किया है। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में कार्यरत होने के बाद पूर्व आचार्य स्नातकोत्तर विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने जीवन पर्यंत साहित्यिक सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। मृदुभाषी एवं नम्र स्वभाव के धनी गोस्वामी जी विभिन्न साहित्यिक विधाओं के सर्जक रहे हैं। सन 1979 ईस्वी में उन्होंने जंगल तंत्रम लिखा। सेतु 1983, भारत बनाम इंडिया 1983, दर्पण झूठ न बोले 1983 यह बहुत ही लोकप्रिय रचना है। राहु केतु की रचना सन 1884 ईस्वी को की गई। इस उपन्यास में उद्योग नगर के जिस राष्ट्रीय उद्योग निगम का चित्रण किया गया है, उससे मिलता जुलता दूसरा सामाजिक परिवेश चक्रव्यूह में दिखलाई पड़ता है। यहाँ पहाड़ी प्रदेश के पहाड़ी विश्वविद्यालय में वैसी ही कार्य संस्कृति वर्णित है। वस्तुतः तिलक राज और डॉक्टर शैलेश एक ही मॉडल के दो चेहरे हैं। दोनों की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का साम्य इस निष्कर्ष को सत्यापित करता हुआ जनमानस के समक्ष प्रस्तुत होता है। मेरे मरने के बाद 1985 ईस्वी को लिखी गई। इस उपन्यास में समाज और लेखक के अंतः संबंधों की कथा उकेरी गई है। इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र कृष्णकांत के जीवन के पूर्व और उत्तरार्ध कथा प्रसंगों को पढ़ते हुए उसमें कथाकार राधा कृष्ण की झलक मिल जाए तो कोई असंगति नहीं। चक्रव्यूह 1986 ईस्वी को प्रकाश में आई। यह उपन्यास परिवेश केंद्रित या परिसर उपन्यास है। हालांकि उसमें चरित्र प्रधान कथानक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। समग्र घटनाओं का ताना बाना डॉक्टर शैलेश के इर्द गिर्द बुना गया है। पहाड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति ने जैसे प्रशासन के ढांचे को एक नए सिरे से हरकत में ला दिया। पूर्व कुलपति डॉक्टर पीटर की उग्र प्रतिक्रिया और नए कुलपति के खिलाफ वातावरण बनाने की साजिश के तहत अनेक घटना प्रसंग
और कथा मोड़ आते हैं। डॉक्टर शैलेश की ईमानदारी, प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व निभाने की भावना, सेवा तथा अन्य अच्छाइयों के कारण सरकारी दफ्तरों का पुर्जा पुर्जा दबाव महसूस करता है। न्यस्त स्वार्थों की तिकड़ी जुटने लगती है और चरित्र हनन और प्रतिशोध के कई मोर्चे खुल जाते हैं। इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य संघ, कर्मचारी यूनियन और छात्रों की अलग अलग मोर्चाबंदी यानी सत्ता राजनीति के रिश्ते जाति के घटिया समीकरण के समक्ष विवश हैं। इस तरह एक बार फिर भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में एक और अभिमन्यु डॉक्टर शैलेश वीरगति को प्राप्त करता है। एक टुकड़ा सच 1992 ईस्वी को लिखी गई। उक्त उपन्यास में चक्रव्यूह की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इन दोनों उपन्यासों में साम्यता यह है कि इसमें विभिन्न पेशे से जुड़े व्यक्तियों की कथा अंकित है। इस उपन्यास में रोचकता के साथ साथ कौतूहल अर्थात सस्पेंस का पुलिंदा मौजूद है, जो पाठकों को सनसनीखेज मसाला जुटाने की भूलभुलैया में कथावाचन करता है। इस कथा में सूचना के द्वारा घटनाक्रमों को उकेरने का प्रयास स्वतः जारी रहता है। अरविंद के चरित्र में आदर्श की बेहद रोचक ढंग से सुगठित, प्रतिपादित तथा प्रस्तुत किया गया है। वहीं ठाकुर जगमोहन के चरित्र में विपरीतार्थक कर्मों को समाहित किया गया है। एक महिला नीलम है, जिसके चरित्र में गतिशीलता, जीवंतता, महत्वाकांक्षा और जटिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर मुख्यतः 3 पात्रों ठाकुर जगमोहन सिंह, नीलम और अरविंद के आसपास घूमते हुए मूल कथा में कर विभाग के भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा ढकोसले का पर्दाफाश किया जाता है। उपन्यासकार गोस्वामी जी ने कर विभाग के अफसरों, व्यापारियों और अधिवक्ताओं के भ्रष्ट आचरणों को दिलचस्प अंदाज में चित्रित करने में सफलता प्राप्त किया है। इस उपन्यास के पात्र न केवल निजी दायरे में सिमट कर रह जाते हैं, अपितु सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्शित करते हुए पाठक के समक्ष रोचकता बनाए रखने में कामयाब नजर आते हैं। आदमखोर 1952 ईस्वी को प्रकाशित हुई। केंद्र और परिधि 1996, कजरी 1998, हस्तक्षेप 2003 एवं कहानी एक नेताजी की 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1989 ईस्वी को 2 नाटक जनमानस के समक्ष आए। कल दिल्ली की बारी है और समय, प्रहसन, पति सुधार केंद्र, हमारी मांगें पूरी करो, एकांकी, सोमा। इसके अलावा उन्होंने शोध एवं आलोचना भी लिखे। नागपुरी और उसके बृहद त्रय, नागपुरी शिष्ट साहित्य, नागपुरी भाषा, भारतीय साहित्य के निर्माता राधा कृष्ण, संस्मरण, रांची तब और अब सन 2008 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा किस दिए में तेल नहीं, यह उनका कहानी संग्रह है जो 1989 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। अटल जी के नाम एक धारावाहिक पत्र 2000 ईस्वी। उड़ने वाला तालाब, यह हास्य व्यंग है जो 2004 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ डॉक्टर बुल के स्मृति ग्रंथ 1987, रामचरितमानस 1988। निस्संदेह
श्रवण कुमार गोस्वामी उपन्यास जैसे साहित्यिक विधा में समर्पित लेखक रहे हैं। उनके द्वारा प्रकाशित उपन्यासों की संख्या 11 है, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत कथा संसार की सृजना देखने को मिलती है। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों पर एक जीवन दर्शन की झलक सहज द्रष्टव्य है। जंगल तंत्रम 1979 ईस्वी को लिखा गया। मध्यकाल के अंतिम सौगात के रूप में श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने यह उपन्यास सामान्य जनमानस के समक्ष रखा। यह रचना जनतंत्र के जंगलीकरण की प्रतीकात्मकता को समेटे हुए है। पंचतंत्र की शैली में 4 मुख्य पात्रों सिंह, मोर, नाग और चूहे की विडंबनापूर्ण आख्यान अपनी वृत्तियों का परिचय देते हुए नजर आते हैं। सिंह एक राजनेता का प्रतीक है, मोर प्रशासन तंत्र, नाग पूंजीपतियों का प्रतीक है, वहीं चूहा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यंग्यात्मक आलेखन के रूप में समग्र कथा पूरे समाज एवं समकालीन संस्कृति का द्योतन करते हैं। एक नानी एवं बच्चों के प्रतीकात्मक स्वरूप में विभिन्न परिस्थितियों को उकेरते हुए जंगल तंत्र अपने उद्देश्य का जनमानस तक पहुंचाने में समर्थ है। इसमें जंगल के पात्रों ने व्यक्तिवादी परिचय अवश्य दिया है, किंतु एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व भी किया है। आज की राजनीति और व्यवस्था में एक परिवर्तनगामी कथाकृति दृष्टिगत होती है। सिंह, मोर, नाग और चूहा जैसे जीव व्यंग्य धर्मिता दर्शाते हुए कथा संयोजन के उपकरण मात्र हैं। उन वन्य जीवों की बड़ी सूक्ष्मता के साथ विविध रूपों में प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास में सिंह वर्ण श्रेष्ठ होने के कारण जंगल की राज व्यवस्था अपने हाथों में थाम रखता है। अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मोर वर्ण दूसरी श्रेणी में आते हैं। नाग वर्ण व्यापार की बागडोर संभालते हैं। चूहा वर्ण सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें निरीह और छोटे जीव जंतुओं का अद्भुत संसार है, जो वर्ग और वर्ण जैसे लाक्षणिक शब्दों की अभिव्यंजना में अवर्ण एवं सवर्ण जैसे सामाजिक भेदभाव को उद्घोषित करते हैं। जंगल तंत्रम अपनी प्रकृति और संरचना दोनों ही दृष्टि से एक प्रतीकात्मक व्यंग्य रचना है। डॉक्टर अनामिका प्रिया ने श्रवण कुमार गोस्वामी की जंगल तंत्रम को पंचतंत्र के समकक्ष नहीं रखा है। हालांकि इसकी कथानक में जंगल के पात्रों का चयन किया गया है, किंतु वे मानव समाज के पात्रों के प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। उन्होंने सहज स्वीकार किया है श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास जंगल तंत्रम और संस्कृत के पंचतंत्रम के नाम और शैली की समानता के कारण उनकी पारस्परिक तुलना का कोई औचित्य नहीं है। यह सच है कि जंगल में विचरने वाले जानवरों का एक अलग समाज है, उनकी अलग संस्कृति है, जीने का अंदाज अलग है। श्रवण जी ने उन जानवरों के चरित्र के आधार पर चयन किया है, जो समाज के पात्रों का प्रतीकात्मक चित्र उपस्थापित करते हैं। इस चयन में बड़ी बारीकी से उन चरित्रों में साम्यता देखी जा सकती है। इस उपन्यास की सफलता एवं सुकृति का यह सशक्त पक्ष है। जंगल तंत्रम उपन्यास में पंचतंत्रम का कथा शिल्प सजीव होता हुआ प्रतीत होता है। श्री गोस्वामी जी ने पशु पक्षियों का मानवीकरण करते हुए कथा पात्र बनाकर बड़ी सहजता से प्रस्तुत किया है, जो पंचतंत्रम की उपदेशात्मकता एवं शिक्षाप्रद कहानी की कथा दृष्टि में विद्यमान है।
इन कथाओं का प्रतिपाद्य लोक व्यवहार और नीतिपरक आचरण की शिक्षा देना है, जिसके ज्ञान से संपन्न होकर एक सहृदय अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसमें बुद्धिमत्ता, निपुणता, चातुर्य के द्वारा व्यक्ति का चरित्र अनुशासित होता है। वहीं जंगल तंत्रम की प्रतीकात्मक एवं व्यंग्य मिश्रित कथा दृष्टि एक भिन्न एहसास दिलाती है। यह कांता सम्मित उपदेश अर्थात एक पत्नी की मधुर वाणी की तरह सही मार्ग को दिखलाने का प्रयास करती है। डॉक्टर अनामिका ने स्वीकार किया है, प्राचीन भारत की राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था की पृष्ठभूमि में पंचतंत्र के कथावाचन की कलात्मकता और उपयोगिता निर्विवाद है। अजस्र प्रेरणा स्रोत होने के कारण देश देशांतर की अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद लोकप्रिय हुए। शिवचंद्र शर्मा के अनुसार श्रवण कुमार गोस्वामी की कहानियों में हास्य व्यंग सहजता से विद्यमान है। उसमें कोई बुनावट नहीं होती, कोई शिल्प नहीं होता। समास्तः एवं निष्कर्षतः यह कहना समीचीन है कि श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने अपने कथा साहित्य में समाज को एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में उन प्रतीकों का चयन किया है जो स्वाभाविक एवं अत्यंत व्यवहारिक लगते हैं। उनकी साहित्य सर्जना में उन प्रतीकात्मक स्वरूपों के माध्यम से अन्य गूढ़ रहस्यों का प्रतिस्थापन होते हुए सहज देखा जा सकता है। उनके हास्य एवं व्यंग्य की छटाएं विलग नहीं हैं, अपितु मूल भाव के समानांतर एवं संलिप्त होते हुए प्रतिपाद्य तक पहुँचने में सक्षम है, जो उनकी विलक्षण प्रतिभा का उद्घाटन करती है।